अजीब बंदर की आवाज और मातम का आगाज। ये जेम्स वॉन की अब तक की सबसे रोमांचक कत्लेआम की दावत है। आप कभी नहीं जानते कि हादसा पहले होगा या कल आएगा। जल्दी से अपने उस बदनसीब दोस्त को टैग करो और साथ में इस खौफनाक एहसास में डूब जाओ। कहानी शुरू होती है। जुड़वा लड़के अपनी नैनी के साथ खाना खा रहे हैं। इस बीच नैनी और बावर्ची एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। बावर्ची अपना हुनर दिखाने के लिए अचानक अपना हाथ घुमाता है। किसे पता था कि अगले ही पल एक धुंधला सा हार नैनी की गर्दन पर आ जाएगा। लेकिन ये सब देख चुके आवेई को पता था कि नैनी की मौत का उस खिलौने वाले बंदर से जरूर कोई नाता है। एक दिन पहले आवेई और उसका भाई बेसमेंट में अपने पिता का सामान समेट रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब खिलौना बंदर मिला। शाओशुई ने मजाक मजाक में बंदर की पीठ पर लगी चाबी घुमा दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये हरकत एक भयानक तबाही लाने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी पल से वो खिलौना बंदर पूरी तरह से जाग चुका था। माँ को ओवरटाइम करना था, इसलिए उन्होंने नैनी से दोनों बच्चों को बाहर खाना खिलाने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, आवेई ने डरकर देखा कि खिलौना बंदर पिछली सीट पर बैठा है। लेकिन उसे लगा कि ये उसके भाई का मजाक है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तीनों मजे से खाना खा रहे थे, तब बंदर रहस्यमयी ढंग से ड्राइवर की सीट पर पहुंचकर संगीत बजाने लगा। ढोल की उस उतार चढ़ाव वाली आवाज को सुनकर आवेई का दिल बेचैनी से भर गया। और हुआ भी वही। ढोल की आवाज रुकते ही एक हादसा हो गया और वहाँ का माहौल फौरन ही अफरा तफरी में बदल गया। नैनी के अंतिम संस्कार के बाद आवेई बड़ी सावधानी से बंदर के पास जाकर उसे देखने लगा। उसे शक था कि नैनी की मौत का उस अजीब बंदर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। आवेई की आहट से पास में सो रहा शाओशुई जाग गया। उसे हमेशा से ही मजाक करना पसंद था और उसके दिमाग में फौरन एक शैतानी ख्याल आया। तुम्हें वो चीज बहुत पसंद है ना? मुझे नहीं है। सब ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, पर तुम्हें बस ये कहना होगा कि तुम इससे शादी करना चाहते हो। कहो, मैं मिसेस स्टूपिड मंकी बनना चाहता हूँ। मैं मिसेज स्टूपिड मंकी बनना चाहता हूँ। अब कहो, मैं उसका केला चूसना चाहता हूँ। नहीं बिल। कहो, वरना मैं तुम्हारा बचा हुआ प्लेसेंटा खा जाऊंगा, कुतिया। शाओशुई की धमकी के आगे आवेई को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन ये मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन पूरे स्कूल को आवेई के बंदर को पसंद करने वाली अफवाह के बारे में पता चल गया। शाओशुई ने तो सबसे आगे बढ़कर केला निकाला और उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। गुस्से से आग बबूला आवेई घर लौटा। उसने अपना सारा गुस्सा उस बंदर पर निकाल दिया। काश बिल हमेशा के लिए मर जाता। ये सोचते ही आवेई ने फिर से बंदर की चाबी घुमा दी। दोबारा चालू होते ही बंदर ने फौरन एक शैतानी मुस्कान दी। इसके बाद उसने अपना ढोल उठाया और तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में बंदर ने बजाना शुरू कर दिया और उसी के साथ शाओशुई भी घर लौट आया। उसने देखा कि आज उसकी माँ कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ऊपर से शाओशुई की चीख सुनकर आवेई को लगा कि ये बंदर किसी को भी शिकार बना सकता है। जांच में पता चला कि माँ की मौत दुर्लभ धमनी विस्फार से हुई, जो 10 लाख में एक बार होता है। आवेई दिल ही दिल में जानता था कि उसकी माँ की मौत उसी की वजह से हुई थी। उसे लगा कि ये खिलौना बहुत ही डरावना है, इसलिए जब शाओशुई सो गया तो वो चुपके से उठा ताकि वो इस बंदर को हमेशा के लिए गायब कर सके। पर अजीब बात ये थी कि एक ही वार में खिलौने से खून बहने लगा। आवेई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो चाकू से जोर जोर से वार करता रहा। सारे टुकड़ों को पैक करके कूड़ेदान में फेंकने के बाद दोनों भाई अपनी आंटी के साथ मेन चले गए और एक नई जिंदगी शुरू की। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर उस दिन जब शाओशुई टीवी देख रहा था तो उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। शाओशुई ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगा। तभी अंधेरे में उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। तुम इसे यहाँ कैसे लाए? नहीं लाया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मुझे तो ये टुकड़ों में नहीं लग रहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल, ये एक बुरा बंदर है। ये एक बुरा जादुई कातिल बंदर है। ये साबित करने के लिए कि ये बंदर कितना शैतान है, शाओशुई ने एक बार फिर उसकी चाबी घुमाई और इस बार उसका शिकार बने उनके अंकल जब बाहर कैंपिंग कर रहे थे तो दर्जनों घोड़े उनके ऊपर से दौड़ गए और उन्हें जिंदा ही कुचलकर कीमा बना दिया। अंकल की मौत के बाद आखिरकार दोनों भाइयों को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। दोनों ने मिलकर बंदर को पैक किया और उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। और सच में अगले 25 सालों तक कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। पर जल्द ही ये शांति एक बार फिर भंग हो गई। आधी रात के वक्त गहरी नींद में सो रही आंटी अचानक गाने की आवाज से जाग गईं। वो फौरन बंदूक उठाकर नीचे देखने गईं। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। पर आंटी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। जैसे ही वो वापस ऊपर सोने के लिए जाने लगी, एक हादसा हो गया। आंटी गलती से मछली पकड़ने वाले कांटों के ढेर में गिर गईं। खैर, उन्हें बस मामूली चोटें ही आई थीं। अपने चेहरे से कांटा निकालने के बाद उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। आंटी को लगा कि गैस लीक हो रही है, इसलिए वो किचन में चेक करने गईं। पर अचानक घबराहट में आंटी घर से बाहर भागी, पर उनका पैर एक फूलदान में फंस गया। वो सब कुछ भूलकर आगे भागती रहीं, पर एक लकड़ी का बोर्ड सीधे उनके सिर के आर पार हो गया।
इस वक्त तक आवेई बड़ा हो चुका था, पर उसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। न सिर्फ उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी भी उसे तलाक दे चुकी थी। बातचीत की कमी की वजह से उसका बेटा भी उससे और दूर होता जा रहा था। आवेई अपने बेटे पीटर के साथ एक रोड ट्रिप पर जाना चाहता था, पर जाने से एक रात पहले एक बड़े से बालों वाले हाथ ने आवेई के सोते वक्त उसे उठाया और एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। जब आवेई दोबारा जागा तो उसके सामने वाला बंदर चाकू लेकर उसकी तरफ आ रहा था। आवेई डर गया, पर किस्मत से ये बस एक बुरा सपना था। पूरे बदन में गर्मी महसूस होने पर आवेई ने ऊपर देखा। एयर कंडीशनर को किसी ने सबसे ज्यादा तापमान पर सेट कर दिया था। उसने तापमान ठीक किया और वापस सोने की तैयारी करने लगा, पर तभी उसका फोन बजने लगा। हेलो बेवकूफ। फोन पर शाओ शुआई था, जिससे कई सालों से बात नहीं हुई थी। शाओ शुआई ने आवेई को आंटी की मौत की खबर दी और उसे वापस आकर जांच करने को कहा कि कहीं आंटी की मौत का उस डरावने बंदर से कोई लेना देना तो नहीं। आवेई ने बेटे के साथ घूमने का बहाना बनाकर शाओ शुआई को मना कर दिया, पर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। जब आवेई गुस्से में था तो छत पर लगा एयर कंडीशनर का बाहरी हिस्सा अचानक खराब हो गया और ठीक उसके सामने आकर गिरा। हाई वोल्टेज करंट जमीन पर फैले पानी से होता हुआ सीधा उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक लड़की डाइव लगाने वाली थी। उस अनजान लड़की की दर्दनाक मौत से आवेई को एहसास हुआ कि वो अजीब बंदर शायद सच में वापस आ गया है। उसने तुरंत बेटे को जगाया और रातों रात गाड़ी चलाकर आंटी के घर पहुंच गया। लेकिन जब उसने खून से सनी नेम प्लेट देखी तो आवेई को पछतावा हुआ। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि एजेंट के मुताबिक पिछले हफ्ते ऐसे दर्दनाक मामले लगातार हो रहे थे। पहले उसकी आंटी का सिर सैंडविच मेकर से जल गया, फिर पड़ोसी लॉन मूवर से गलती से घायल हो गया, कोई कॉफी बनाते समय भाप से जलकर मर गया और अब हर दिन कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मर रहा है। ये सुनकर आवेई के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे उसी अजीब बंदर का हाथ है। ये साबित करने के लिए कि घर साफ हो चुका है, एजेंट आवेई को घर दिखाने ले गया। लेकिन जब वे स्टोर रूम के पास पहुंचे तो दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। ओह, ये अजीब है, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे लॉक किया था। एजेंट ने चाबियों का बड़ा गुच्छा निकाला और एक एक कर उन्हें आजमाने लगा। आवेई को गड़बड़ महसूस हुई और वो उसे रोकने बढ़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक लोडेड शिकार राइफल नीचे गिरी और तुरंत एजेंट का सिर उड़ा दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। चूंकि हादसे के वक्त वहां सिर्फ आवेई मौजूद था, इसीलिए उसे शहर न छोड़ने के लिए कहा गया। मजबूरन बाप बेटे को रहने के लिए एक मोटल ढूंढना पड़ा। चेक इन वाली रात कमरे में फोन की घंटी बजी। शाओ शुआई के पूछने पर आवेई ने ईमानदारी से अपनी जांच के बारे में बताया। उसने आंटी के घर पर बंदर को नहीं देखा, लेकिन कुछ समय पहले एजेंट ने एक नीलामी रखी थी, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि बंदर को किसी ने खरीद लिया हो। ये सुनकर शाओ शुआई बहुत शांत था। उसने आवेई से अपना सिग्नल कंफर्म करने को कहा। तभी आवेई को अचानक एहसास हुआ, शाओ शुआई को कैसे पता कि वो यहाँ रुका है? क्या वो भी आसपास ही है? रुको बिल, तुम कहाँ हो? बिल, क्या तुम शहर में रह रहे हो? बेरहमी से काट दिए गए फोन को देखते हुए आवेई समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। उसने जल्दी से फोन बुक खोली और खोजना शुरू कर दिया। हालांकि उसे शाओ शुआई का नंबर नहीं मिला, लेकिन उसने एक और अजीब नाम देखा। मिसेस मंकी। आवेई ने मिसेज मंकी का नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो वाकई शाओ शुआई की थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे खिलौने बंदर को खोजने की मेरी तलाश खत्म हो गई है। कॉल करने के लिए धन्यवाद और बाहर सुरक्षित रहें। शाओ शुआई की बातों से आवेई के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि बंदर शुरू से ही उसके पास था और इस दौरान हुए कत्ल बिना किसी शक के शाओ शुआई का ही काम थे। जब उस साल उसके अंकल की मौत हुई तो शाओ शुआई समझ गया था कि आवेई ने ही चाबी घुमाकर उसकी मां को मारा था, इसलिए उसके दिल में एक खतरनाक प्लान था। उसने आवेई के साथ बंदर को सूखे कुएं में फेंकने का नाटक किया, लेकिन अगले ही दिन वो उसे खोजने वापस गया, पर कुएं में एक चाबी के सिवा और कुछ नहीं था। पिछले 25 सालों से शाओ शुआई बंदर का पता लगा रहा था। किस्मत से एक घुंघराले बालों वाले आदमी को वो बंदर एक कबाड़ी बाजार में मिला और उसने उसे ऊंची कीमत पर शाओ शुआई को बेच दिया। वो बार बार चाबी घुमाता रहा ताकि वो अजीब बंदर आवेई को मार डाले, लेकिन इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी आवेई अब भी सही सलामत था। शाओ शुआई ने अंदाजा लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। इसलिए उसने किसी भी तरह से आवेई को वापस बुलाने की कोशिश की। जैसे ही चाबी फिर से घुमाई गई, अजीब बंदर का श्राप सच हो गया। उसे वो महिला एजेंट के पास मिला। सच जानने के बाद आवेई ने गुस्से में शाओ शुआई को फोन किया और उसे चाबी घुमाकर बेगुनाहों को मारना बंद करने को कहा। इसके जवाब में शाओ शुआई ने एक शर्त रखी कि आवेई का बेटा उसे एक बार घुमाएगा। आखिरकार वो अजीब बंदर खून के रिश्ते के आधार पर ही अपने शिकार चुनता था। आवेई भला अपने बेटे को इस मुसीबत में कैसे पड़ी डीडीएच ने देता। उसने अपनी पूर्व पत्नी से संपर्क करके बच्चे को ले जाने का प्लान बनाया, पर तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। आवेई ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस है तो उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया, पर अंदर आते ही उस आदमी ने बंदूक तान दी। पता चला कि ये वही घुंघराले बालों वाला आदमी था जिसे वो बंदर मिला था। जब से उसने बंदर शाओ शुआई को बेचा था, शहर में एक के बाद एक मौतें होने लगी थीं। इससे घुंघराले बालों वाले को शक हो गया कि वो बंदर कोई मामूली चीज नहीं है। घुंघराले बालों वाला शाओ शुआई के पास गया और ज्यादा पैसे मांगने लगा, पर शाओ शुआई ने उसे भाव ही नहीं दिया। काफी पूछताछ के बाद घुंघराले बालों वाले को पता चला कि आवेई शाओ शुआई का भाई है, इसलिए उसने अपना निशाना आवेई पर साधा। लेकिन घुंघराले बालों वाले को ये नहीं पता था कि आवेई और शाओ शुआई की बचपन से ही नहीं बनती थी। तुम मुझे इस घर में लाए हो, फोर्ट्रेस कहाँ है?
ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें नहीं पता हम कहाँ हैं। मुझे नहीं पता, ठीक है? तुम्हें पता है, हमारे बीच दूरियां हैं। घुंघराले बालों वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने पीटर से कहा कि वो पीछे के आंगन में कुत्ते के दरवाजे से घर में घुसे और खिलौने वाले बंदर को चुरा लाए। दबाव में आकर पीटर को मजबूरी में वैसा ही करना पड़ा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इस अंकल ने घर में कई जानलेवा जाल बिछा रखे थे। कमरे में घुसने के बाद पीटर ने देखा कि शाओ शुआई ऊंची जगह पर खड़ा है और बंदर से कुछ बद्धा रहा है। पीटर को खुद आया देख उसने खिलौने वाले बंदर के खराब होने का बहाना बनाया और भतीजे से चाबी घुमाने को कहा। सच्चाई से अनजान पीटर आसानी से शाओ शुआई के जाल में फंस गया। उसके चाबी घुमाते ही बंदर तुरंत एक शैतानी मुस्कान देता है और वहीं पर बजाना शुरू कर देता है। उसी वक्त बाहर इंतजार कर रहे आवेई और घुंघराले बालों वाले ने देखा कि गाड़ी के सामने ततैयों का एक छत्ता लटक रहा है जो बस गिरने ही वाला था। अगर वो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते तो वो इस मुसीबत से बच सकते थे, लेकिन घुंघराले बालों वाले से गलती से गोली चल गई। हालांकि इससे किसी को चोट नहीं लगी, पर वो गोली सीधे गाड़ी की खिड़की से होकर उस ततैयों के छत्ते में जा लगी। पलक झपकते ही ततैये लगातार अंदर घुसने लगे। आवेई की डरावनी नजरों के सामने हजारों लाखों ततैयों ने घुंघराले बालों वाले के अंदरूनी अंगों को जिंदा ही नोच खाया। उसका पूरा शरीर पल भर में मांस के लोथड्ढे में बदल गया। ये देखकर आवेई पीटर को ले जाने के लिए जल्दी से घर के अंदर भागा। ये समझकर कि उसका प्लान फिर से नाकाम हो गया, शाओ शुआई पागल हो गया। वो बंदर की बांग तो दचकर उससे एक और इंसान को मरवाना चाहता था, पर बंदर की बनावट इतनी मजबूत थी कि शाओ शुआई के अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बंदर टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि आखिर में उसने शाओ शुआई को ही एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद बंदर ने तेजी से ड्रम बजाना शुरू किया और ऐसी धुन बजाई जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसा करके वह शाओ शुआई को अपना गुस्सा दिखा रहा था। धुन रुकने के बाद आसपास कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन बाहर धमाकों की आवाजें आने लगी। शाओ शुआई खिड़की पर चढ़कर देखता है तो बाहर तबाही मची थी। जैसे ही बंदर ने फिर ड्रम बजाया, छत अचानक ढह गई। वह जितनी बार बजाता, एक इंसान शाओ शुआई की आंखों के सामने बेरहमी से मारा जाता। इस वक्त बंदर एक बेरहम हत्या करने वाली मशीन जैसा लग रहा था। वह और शाओ शुआई जो लगातार चाबी घुमा रहा था बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जब आवेई पहुंचा तब भी बंदर का ड्रम बजाना बंद नहीं हुआ था। उसने गुस्से में शाओ शुआई से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब शाओ शुआई को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जाओ शुआई ने भी आखिरकार सच बताई दिया। तब जाकर आवेई को एहसास हुआ कि इतने सालों से जाओ शुआई अपनी मां को खोने के दर्द में डूबा हुआ था और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मौत तो सबको आनी है, शायद कुछ मौतें बस सही समय पर हो जाती हैं। मम्मी, मुझे माफ करना बिल, पर मुझे लगता है मुझे जाना होगा। आवेई के समझाने पर जाओ शुआई ने दिल का बोझ हल्का कर लिया। जैसे ही वो हिम्मत जुटाता है, अजीब बंदर का हड्डी वाला हथौड़ा फिर नीचे गिरता है। इससे घर का जाल एक्टिवेट हो जाता है और जाओ शुआई का सिर दीवार में लगता है। जब सब शांत हो गया, आवेई बेटे को लेकर फिर सफर पर निकल पड़ा, लेकिन चारों तरफ के नर्क जैसे मंजर देखकर दोनों का जोश ठंडा पड़ गया। ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आवेई को सफेद घोड़े पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह यमदूत की तरह कस्बे में पहरा दे रहा था। यह देखकर आवेई के दिमाग में ख्याल आता है कि जब मौत को टाल नहीं सकते तो क्यों न इसी पल से जिंदगी का मजा लें। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं हूं किए, मिलते हैं अगली वीडियो में।